हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी सरफेस ने, किसी भी स्फेरिकल सरफेस हो या किसी भी शेप का सरफेस हो, अगर वो चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, देन एट इट्स सरफेस देयर इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से पास आउट होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। क्लियर हुआ? नाउ अब हमें प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। पहला कॉन्सेप्ट उस फ्लक्स को कैलकुलेट करने का, ईडीए कॉस थीटा। अगर हम इस एरिया एलिमेंट को डीए बोलेंगे तो ईडीए कॉस थीटा अप्लाई करेंगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन कैप। दैट्स क्लियर। ये आप लोगों ने पहले से क्लियर कर रखा है, ये पहली वीडियो में, पहले लेक्चर में हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया था। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल इनक्लोज चार्ज। जितना भी हमारे इस सरफेस ने टोटल चार्ज इनक्लोज कर रखा है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देयर आर टू रिजल्ट्स, दिस आर फर्स्ट एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। आप ये अप्लाई करोगे। अब हम लोग बात करते हैं कि गॉस लॉ कैसे हम लोग रिड्यूस करेंगे, गॉस लॉ कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, किसी पॉइंट चार्ज के लिए किसी पॉइंट पर फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होता है बाय यूजिंग गॉस लॉ। ओके, तो इसके लिए हमें प्रूव करना है, तो दो कंडीशंस हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे। एक बार अगर हमारे पास कोई चार्ज यहां पर है, जैसे हमारे पास यहां पर कोई चार्ज है, ओके, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के फॉर्म में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग टेक ओवर करते हुए क्या ड्रॉ करेंगे, एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ? स्फेरिकल सरफेस क्यों कह रहे हैं इसको हमें, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको एक स्फेरिकल सरफेस जो है वो कवर कर लेगा कंप्लीटली। और ये स्फेरिकल सरफेस जो है दैट इज आर्बिट्री सरफेस। ये चार्ज के ओरिएंटेशंस पर, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशंस पर डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का ये सरफेस एज्यूम करना है। ओके, एंड दैट सरफेस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। इस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो ये कैसा सरफेस होगा, एक आर्बिट्री सरफेस होगा जो हमारे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशंस पर डिपेंड करता है, इसका साइज। ठीक है, अगर पॉइंट चार्ज है तो इसको हम लोगों ने इस तरह से एज्यूम कर लिया, ये एक सिमेट्रिकल स्फेरिकल शेप हो गया, सिमेट्रिकल स्फेरिकल शेप हम लोगों ने एज्यूम किया है। और जिस पॉइंट पर हमें ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, उस पॉइंट की डिस्टेंस हम लोगों ने आर कह दी। इस पॉइंट चार्ज के सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस आर हो गई, जो जनरली क्या होगी, इस स्फेयर की रेडियस को कहा जाएगा। ओके, और इस पॉइंट पर हम लोगों ने एक छोटा सा एरिया यूज किया है, देयर इज अ वेरी वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट। ये 3D शेप की बॉडी है, दिस इज अ 3D शेप एज्यूम बॉडी। तो इसके सरफेस का क्या है, एक छोटा सा स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने कह दिया, दिस इज द एरिया एलिमेंट। इसको एरिया एलिमेंट का नाम हम लोगों ने दे दिया। ओके, दैट इज अ डीए, ये डीए हो गया। और हमें मालूम है कि अगर ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पर, वो अवे फ्रॉम दी चार्ज होगी, बिकॉज इट इज ए पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड। ओके, और इसी पॉइंट पर हमारा कौन होगा, एन कैप भी होगा, दिस इज द एन कैप एरिया वेक्टर एंड बोथ आर इन सेम डायरेक्शंस, देन थीटा विल बी 0 डिग्री। एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शंस, एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स क्लियर। और इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करें, इस एरिया एलिमेंट के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है, तो हम लोग इसका जो जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का, उसको अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी किस सरफेस से निकालना है, थ्रू दी सरफेस डीए। अगर हम डीए सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करें तो डी फाई को यूज किया बिकॉज देयर इज अ वेरी वेरी स्मॉल amount of electric flux will pass out through this surface. Okay, d phi e equal to e dA cos theta. Theta is a 0 degree, the angle between e and n cap. Now d phi e will be e dA. Okay, it is a symmetrical shape body, so you can use integrations method for finding whole amount of flux passing through this surface.
नाउ ऑन इंटीग्रेशन, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इस पूरे सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट हो जाएगा। देन डी फाई ई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, then d phi will be converted into phi a after integration, and e and dA means area of the whole surface, Gaussian surface. Then phi e is equal to e into a for 4 pi r square. That's clear. And all of you know that electric field due to this charge at this point, due to a point charge electric field at a distance r, और ये क्वेश्चन आता है आपके यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस, then you know that electric field is a 1/4 pi epsilon naught if it is a air in this medium. अगर यहाँ पर मीडियम में एयर इंक्लूडेड है तो आप क्या अप्लाई करोगे, Q/r², इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r. Now you will put here the value of E, then result will be 1/4 pi epsilon naught Q/r² into 4 pi r². It will be cancelled out 4 pi r², and flux will be calculated phi equal to Q/epsilon naught. It is another form of electric flux and this is called as Gauss law. इसी को हम लोग गॉस लॉ कहते हैं. But it will be applied here when it is air or vacuum. अगर यहाँ पर एयर है या वैक्यूम है तो आप इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे. और लेट करिए अगर यहाँ पर किसी मीडियम को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया. मीडियम मीन्स व्हाट टाइप्स ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम. दैट्स क्लियर. इलेक्ट्रोस्टैट में जब भी मीडियम वर्ड आएगा तो आपको वहां पर अपना व्यू क्लियर रखना है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात कर रहे हैं. और डाइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्टिंग में आपको मालूम है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है वो एक ऐसा मीडियम होता है जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है, करंट को कंडक्ट नहीं करता. ओके, इट हैज नॉट अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. देन यू विल अप्लाई हियर phi E is equal to, यहाँ पर K इंक्लूड हो जाएगा. K इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. ये क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. ओके, देन phi E विल बी, यहाँ पर भी आपको K इंक्लूड करना पड़ेगा और यहाँ पर रिजल्ट हमारा क्या आएगा, Q/K epsilon naught, where K is a डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. ओके, नोट करिए. तो इस तरह से ये जो हम लोगों ने लॉजिक अप्लाई किया हुआ है, ये लॉजिक आप उस समय अप्लाई करेंगे जब आपका चार्ज पॉइंट चार्ज होगा और ये कवर्ड है, ये सराउंडेड बाय अ सिमेट्रिकल स्फीयर. गॉसियन सरफेस आपका क्या है, सिमेट्रिकल स्फीयर है. तब आप इस लॉजिक्स को, इस कॉन्सेप्ट्स को यहां पर अप्लाई करेंगे. लेकिन ऐसा हमेशा होने का चांसेस अगर नहीं है तो उस केस में आपको कैसे ये क्वेश्चंस मिलेगा, अगर वहां पर सरफेस हमारा एक असिमेट्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस अगर है तो आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो हमें देखना होगा. लेट करिए कि हमारे पास ये एक जो है असिमेट्रिकल शेप का एक क्लोज सरफेस हो गया, इसका कोई शेप, प्रॉपर शेप नहीं है. और यहां पर आपने क्या किया, किसी चार्ज को इस तरह से यूज कर लिया है. तो यहां पर प्रॉब्लम होगी कि हमें वहां पर, तो हम लोगों ने स्फीयर का सरफेस अप्लाई कर दिया था 4 pi r² स्फीयर एरिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एसिमेट्रिकल शेप है. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ये हमारे पास है, किसी पॉइंट को आप एक पकड़ लो. ठीक है, अगर आप किसी पॉइंट को यहाँ पर आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट के तौर पर यूज किया तो लेट कर लो कि आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट आपने लेट कर लिया डी है. उसमें और इसमें फर्क क्या है, अगर आपका सरफेस गॉसियन सरफेस कंप्लीट स्फीयर है, एक रेगुलर स्फीयर है, तो फिर वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आपको इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर और इस पर जो एरिया वेक्टर होता है n कैप विल बी सेम डायरेक्शन, थीटा विल बी 0 डिग्री. ये यहाँ पर क्या होगा, सरफेस पर कहीं n कैप यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर n कैप यहाँ आएगा, यहाँ पर n कैप यहाँ आएगा. तो हर पॉइंट का n कैप जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होगा. यहाँ पर है तो हर जगह पर n कैप नॉर्मली आउटवर्ड है सरफेस पर हमारा. यहाँ पर सरफेस का जो कर्वेचर है, अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग कर्वेचर है, इस वजह से एन कैप की जो डायरेक्शंस होगी वो डिफरेंट होगी हर एक पॉइंट्स पर. अगर कर्वेचर वेरी कर रहा है तो डायरेक्शंस ऑफ एन कैप भी वेरी करेगी, क्योंकि उसको रहना क्या है, सरफेस पर नॉर्मल रहना है. तो इस वजह से उसकी डायरेक्शंस में वेरिएशंस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. अगर हम इस सरफेस की बात करें यहाँ पर
तो इस सरफेस पर जो है एन कैप लेट कर लो हमारा ऐसे जा रहा है, नॉर्मली आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देयर इज एंगल इज फॉर्म, एक एंगल फॉर्म हो गया, क्लियर हुआ। और ये एंगल हर पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है, वेरिएशन होगा। तो इस केस में फिर हमें क्या करना होगा, कैसे हम लोग गॉस थ्योरम्स को डिड्यूस करेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा सॉलिड एंगल का, ओके, जो कि 3D एंगल होता है। प्लेन एंगल आप लोग एक अक्सर यूज करते हो, जो हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो हमारा प्लेन एंगल है नॉर्मली। लेकिन अगर कोई कोनिकल एंगल है, जिसको हम लोग कोनिक्स बोलते हैं, कोनिकल एंगल, वो 3D एंगल के फॉर्म में अप्लाई होगा। तो उस केस में आप कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई यूज किया फॉर दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है, डी फाई, एंड डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट सेम है दोनों के केस में, वहां पर थीटा 0 डिग्री था तो 1 हो गया, यहाँ थीटा 0 डिग्री नहीं है, तो इस तरह से अप्लाई कर दिया आपने और लेट कर लिया कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आप अप्लाई कर दो। तो पुटिंग, अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं ई की वैल्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए और एयर के लिए, तो Q अपॉन आर स्क्वायर, अगर हम वैल्यू को पुटअप करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा हो गया ऐसा, ओके। इस तरह से हमें लॉजिक मिल गया। अब अगर हम अप्लाई कर दें फॉर होल सरफेस के लिए, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे अरेंज कर लें पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q है यहाँ पर, इस पूरे पोर्शंस को हम लोगों ने इस तरह से थोड़ा सा अरेंजमेंट किया इसका, तो ये हमारा डी फाई ई आ गया, दैट्स क्लियर। अब हम आर स्क्वायर को इस एंगल के और डीए के साथ इंक्लूड करने के पीछे लॉजिक क्या है कि आर अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग, यहाँ पर आर ये है, अगले पॉइंट पर आर कुछ और हो जाएगा, तो अगर आर अलग है तो उसको हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। सारे सरफेस ने चार्ज क्यू को, पूरे सरफेस ने चार्ज क्यू को ओवरलैप किया हुआ है, क्यू को सराउंडेड है वो, तो उसको हम ऐसे यूज करेंगे। तो डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड this is the d omega which is the solid angle. This is the formula of d omega dA cos theta upon r square. This is the solid angle. ओके, ये फॉर्मूला हुआ solid angle का और ये रिजल्ट आया हमारा। और अगर हम पूरे सरफेस की बात करेंगे तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दिया। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डी फाई ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इज अ कांस्टेंट फॉर होल द सरफेस एंड देयर विल बी इंटीग्रेशंस ऑफ डी ओमेगा, दैट्स क्लियर। और अगर आपने इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करके रिजल्ट देखा तो ये फाई ई हो गया और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड डी ओमेगा इंटीग्रेट होगा। डी ओमेगा क्या था, छोटे से सरफेस ने यहाँ पर जो सॉलिड एंगल फॉर्म किया था, ये जो सॉलिड एंगल था दैट वाज डी ओमेगा। ये छोटा सा सरफेस हमने बनाया था डी ए, इस छोटे से सरफेस ने इस पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल फॉर्म किया, ये जो सॉलिड एंगल बेटा फॉर्म होगा इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, दैट इज अ डी ओमेगा। और अगर पूरे सरफेस की बात करेंगे तो डी ओमेगा जब पूरे सरफेस के लिए कैलकुलेट होगा तो इट विल बी 4 पाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप प्लेन एंगल जनरेट करते, जैसे आपने किसी सरफेस पर एक आर्क लगाया ऐसे छोटा सा, ये प्लेन पर है, तो आर्क जो है वो एंगल कितना फॉर्म करेगा, 2 थीटा, लेट कर लो थीटा है। और जब ये आर्क कंप्लीट सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा तो इट विल बी 2 पाई। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कंप्लीट सर्कल के लिए, 2 पाई। इन सेम वे अगर हम बात करते हैं एक छोटे से सरफेस की, वहां प्लेन है, यहाँ सरफेस है, तो सरफेस ने एक छोटा सा स्मॉल सॉलिड एंगल फॉर्म किया था इस पॉइंट पर डी ओमेगा, तो जब पूरे सरफेस की बात करेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी 4 पाई। और इस तरह से 4 पाई जो है यहाँ से कैंसलाइज हो गया और हमारा क्या रिजल्ट आ गया, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द अनदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेरिवेशंस ऑफ गॉस थ्योरम्स। गॉस थ्योरम्स को आप इस तरह से रिजल्ट निकालेंगे इसका, जब हमारा सरफेस कैसा होगा, असिमेट्रिकल सरफेस होगा।